हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद वापस से क्लास ले रहा हूं। सॉरी, बीच में क्लास नहीं ले पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, लेकिन अब हम क्लास रेगुलर रखेंगे। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है, तुरंत से बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को फैलाना है, शेयर कर दो, आग लगा दो। चलिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो बड़ा ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें भी एंगुलर प्रोजेक्शन। अगर आपको याद हो, लास्ट मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सिखाया था, उसके बाद मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। आज हम लोग करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और एक्चुअली में एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि फाइनल्स तक में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे ना, उसमें ही पूछा जाता है और कहने की जरूरत नहीं है, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ इसमें गिवन है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, हमारा टॉपिक है जो हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखिए, जब आप एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकें, उसकी वेलोसिटी को कुछ एंगल पर फेंकें विद द हॉरिजॉन्टल, उसे कहा जाता है एंगुलर प्रोजेक्शन। जैसे अगर मान लीजिए लड़के के पास बॉल है, ये इस बॉल को ऐसे फेंकता है, तो आप ऑब्जर्व करोगे इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही है और ये फिर पहले ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी वर्टिकल कंपोनेंट, और फिर ये आगे ऐसे नीचे जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये ऊपर भी जा रहा है और ये आगे भी जा रहा है, तो क्योंकि ये दोनों एक्सिस पर मोशन चल रहा है, इसलिए मोशन इन अ प्लेन में पढ़ाया जाता है आपको। ठीक, तो अब यहां पर जब हम इस मोशन को देखेंगे तो सबसे पहले वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स को समझना है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है, इसकी जो वेलोसिटी है, उसके कंपोनेंट्स किस तरह से बदलते हैं, हाउ डू दीज कंपोनेंट्स चेंज, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल था, उसे हमने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंक दिया। तो इसका जो वर्टिकल अब देखो, ये एंगल थीटा पर फेंका गया, तो ये जो एंगल थीटा है, ये कहलाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो थीटा है, ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा बच्चों, वो बन जाएगा u sin थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, वो बनेगा u cos थीटा। अब इनका वेरिएशन हमने समझना है कि ये वेरिएशन कैसे होता है। देखिए, जब ये बॉडी ऊपर जाएगी, लेट अस अज्यूम ये बॉडी चल करके यहां पर आ गई, ठीक है, तो अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे बन रही है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया Vy, ये हो गया Vx और ये था V। अब ऑब्जर्व करो, जो एक्सेलरेशन है बच्चों, वो इधर एक्ट करता है जी। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ये G जो है, ये डीसेलरेशन का काम करता है, यानी रिटार्डेशन या डीसेलरेशन, यानी ये वेलोसिटी को घटाता जाएगा। कब तक घटाएगा? जब तक ये बॉडी इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके इसका वर्टिकल कंपोनेंट v'y 0 ना हो जाए। अब इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी, v' इक्वल्स टू v'(x), सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। अब जब वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो गया, तो बॉडी ऊपर नहीं जा पाएगी। देखो, बॉडी को ऊपर कौन लेकर के जा रहा था? वर्टिकल कंपोनेंट। जब ये वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो गया, देखो ऐसे था, यहां से स्टार्ट हुआ, जैसे ऐसे ऊपर जाओगे वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके 0। अब बॉडी फर्दर ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन इधर तो जा रही है और ग्रेविटी भी खींच रही है, तो बॉडी आगे भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, तो मोशन अब डाउनवर्ड हो जाता है। इसीलिए पहले असेंडिंग मोशन, बाद में डिसेंडिंग मोशन। तो बॉडी पहले ऊपर जाती है, उसे बोलते हैं असेंडिंग मोशन, फिर बॉडी जब नीचे आती है, उसे बोलते हैं डिसेंडिंग मोशन। तो यहां पर असेंट है, यहां पर डिसेंट है। अब जब यहां पर 0 हो गई वेलोसिटी, इसके बाद जब बॉडी यहां पर आएगी, तो इसकी ये जो वेलोसिटी है अब नीचे की तरफ बन जाएगी। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v''x,
ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट v डबल डैश y। इसका मतलब वेलोसिटी पहले वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट 0, फिर उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पर आकर के मैक्सिमम। लेकिन इस पूरे केस में अगर आप ऑब्जर्व करो, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज। अब आप कहोगे सर क्यों चेंज नहीं होता भाई? क्योंकि जब भी कोई वेक्टर, ध्यान रखना, अगर मान लो आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, लेट अस अज्यूम एनी वेक्टर इज देयर, ठीक है, हम मान लेते हैं यहां पर कोई भी एक वेक्टर है हमारे पास, लेट अस से ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं। अगर ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर बनेगा ए एक्स, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पर बनेगा ए वाई। ये जो ए एक्स है इसको मैं बोल सकता हूं ए कॉस थीटा, ये जो ए वाई है इसको मैं बोल सकता हूं ए साइन थीटा। लेकिन अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर हो गया तो थीटा 0 हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट 0, ये वाला कंपोनेंट ए। अगर ये वाई एक्सिस पर हो गया तो थीटा 90 हो जाएगा, ये कंपोनेंट 0, ये कंपोनेंट ए। इसका मतलब जब भी कोई वेक्टर किसी एक एक्सिस की डायरेक्शन में होता है तो उसके जो बाकी कंपोनेंट्स है बच्चों उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ठीक यही कारण यहां पर भी लग रहा है। क्यों? अगर आप इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखो, ये कौन से एक्सिस पर एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब ये वर्टिकल एक्सिस पर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 0। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ax, उसकी वैल्यू आती है 0, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है इसका मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। अब जब एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर ना तो स्पीड में कोई चेंज आएगा ना वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा। इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो पूरे मोशन के दौरान चेंज नहीं होता, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पहले डिक्रीज होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर आकर के 0 होता है, उसके बाद जब नीचे जाते हैं फिर बढ़ जाता है, बिफोर टचिंग द ग्राउंड अगेन बिकम्स मैक्सिमम। अब अगर आपसे कभी भी सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ ये जो हाईएस्ट पॉइंट था यहां पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम क्या था, तो बहुत आसान है, यहां पर कंपोनेंट क्या था? u cos थीटा। तो ये कंपोनेंट थ्रू आउट u cos थीटा ही रहने वाला है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी किसके बराबर थी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर, यानी u cos थीटा। तो मोमेंटम हो जाएगा mu cos थीटा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतना सिंपल बन जाता है। तो ये जो वेरिएशन ऑफ कंपोनेंट्स है इसके ऊपर ऐसे सिंपल सवाल भी बनाए जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx इक्वल्स टू u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट Vy इक्वल्स टू 0। यानी जब प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तब उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हो जाता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर लीनियर मोमेंटम कितना हो जाता है? अभी बताया था मैंने, mu cos थीटा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आई होप यहां तक समझ में आ गया सबको। चलिए अब बात करते हैं ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन की। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? याद है, किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पाथ होता है जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। कब? जब उसे फ्री छोड़ दिया जाए अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जब भी हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंक देते हैं उसके बाद वो जो पाथ डिस्क्राइब करता है उस पाथ ही को नाम दिया जाता है एज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और आज हम इस ट्रेजेक्ट्री की ही इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन डिराइव करते हैं। बहुत आसान है इक्वेशन इसकी डिराइव करना। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ux इनिशियल वेलोसिटी का, वो है u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है u sin थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है u,
तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, भई अगर एंगल थीटा बना रही है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट नहीं होता जीरो और y कंपोनेंट हो जाएगा माइनस जी। अब आप कहोगे सर माइनस क्यों लिया? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में हम डायरेक्शंस देखते हैं। ये पॉइंट याद रखना, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है ये बात कि आप हमेशा इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो जो चीज उसकी डायरेक्शन में है वो प्लस और जो उससे ऑपोजिट है वो माइनस। तो अगर आप y एक्सिस वाली वेलोसिटी देखो वो तो ऊपर की तरफ है, तो मैं ऊपर की डायरेक्शन को लिखूंगा प्लस, तो नीचे की डायरेक्शन आ जाएगी माइनस। इसीलिए, और क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है? नीचे, इसलिए उसको लिखेंगे माइनस जी। आई होप यहां तक क्लियर है बच्चों सबको। चलिए अब हम यहां पर लगाएंगे इक्वेशन, कौन सी? सेकंड। तो एक्स एक्सिस के मोशन के लिए बात करते हैं। फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस के मोशन को देखो तो आप कहोगे x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा टी। ए एक्स कितना है? जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। तो टी का फॉर्मूला क्या आया? x अपॉन यू कॉस थीटा। अगर आप याद करो, मैंने पहले भी आपको ट्रिक सिखाई थी पिछली बार। आपको क्या करना है? आपको x एक्सिस पर पहले सेकेंड इक्वेशन लगवानी है, उससे टाइम की वैल्यू निकालनी है, फिर y एक्सिस पर सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे और एक टाइम की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी यही बात सिखाई थी, यहां पर भी एग्जैक्टली यही लगेगी। ठीक है, फिर हम बोलेंगे फॉर मोशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, हम कहेंगे y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई है यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई है माइनस जी, इसलिए माइनस लिख दिया मैंने। ठीक, अब यूजिंग इक्वेशन 1, इसे नाम दे दो 2, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा और t की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी और t की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। आई बात समझ में? वैल्यू पुट कर दीजिए, u से u कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो गया tan, तो बन गया x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारी प्यारी सी सुंदर सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो कितना आसान था। क्या करना है? पहले सेकंड इक्वेशन लगानी है एक्स एक्सिस पर, उससे निकालनी है टाइम की वैल्यू। ये इक्वेशन फिर से सेकंड इक्वेशन लगानी है वाई एक्सिस पर और जो टाइम की वैल्यू निकाली थी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने आप इक्वेशन तैयार हो जाएगी। गॉट इट? अब जरा ध्यान दो यहां पर, ये तो बड़ा आसान पार्ट था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसकी शेप क्या है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था पैराबोला दो तरह के होते थे, है ना? फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। जो सेकंड ऑर्डर का पैराबोला होता था उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर या y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्मेट आती थी। a और b यहां पर कॉन्स्टेंट्स हैं। अब जरा ध्यान से देखो, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू मैं मान सकता हूं एज a। ठीक, g कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू को मैं मान सकता हूं कांस्टेंट b। तो ध्यान से देखो, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्म आ गया और ये किसकी इक्वेशन थी? पैराबोला ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है बच्चों, ये कैसी बन जाएगी? ये बन जाएगी पैराबोलिक इन नेचर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। ये थी हमारी प्यारी सी सुंदर सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब बात करते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट।
अगर आप प्रोजेक्टाइल के मोशन को ऑब्जर्व करो तो प्रोजेक्टाइल जब इस पॉइंट ए पर आया तो सबसे ऊंचाई पर था, तो इस पॉइंट ए को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब हमें यह निकालना है कि यहां से छोड़े जाने पर ए तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको वेलोसिटी का रिलेशन देखना है कि यहां तक पहुंचने में उसको क्या फर्क पड़ रहा है उसकी वेलोसिटी पर। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए कितना आसान है। अगर आप नोटिस करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस at। इस इक्वेशन को अप्लाई करो ऑन द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर y एक्सिस। तो अगर y एक्सिस पर ऑब्जर्व करो, जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से छोड़ा गया, इसे हमने छोड़ा विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, और ये बेचारा हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे चलता 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 ऐसे उड़ता हुआ फिर यहां जाकर के गिर गया। तो जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा तो ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट था। ठीक है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट थी, लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप ऑब्जर्व करो, इस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी थी बेचारे की, वो वेलोसिटी केवल u cos थीटा रह जाती है। यानी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो जीरो हो गया था यहां पर, है ना। बस इसी बात का हमको इस्तेमाल करना है कि यहां से यहां आने में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गया। ठीक, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी v की जगह आप लिखोगे जीरो, vy की जगह, uy की जगह लिखोगे आप u साइन थीटा, ठीक, ay की जगह लिखोगे आप माइनस g, और t की जगह लिखोगे टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। रख दो वैल्यू उठा करके, तो आप लिखोगे vy इक्वल्स टू uy प्लस ay tm, या t लिख दो अभी के लिए। ठीक है, तो vy की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस g इंटू tm। तो आप लिख सकते हो g इंटू टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू u साइन थीटा। तो टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g। ये आ जाता है हमारा टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। समझ में आया सबको, यस और नो? तो इस तरीके से हम मैक्सिमम हाइट का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो अच्छी बात क्या होती है, ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं असेंट, यानी प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, यहां पर वो नीचे आ रहा है, इसे बोलते हैं डिसेंट। और अच्छी बात यह है, जितना समय प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर जाने में लगा, उतना ही ऊपर से नीचे आने में। देखो ये बड़ा सिमेट्रिकल फिगर है पैराबोला, तो जैसा इधर है बिल्कुल उसकी मिरर इमेज ही है। तो जितने समय में प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर जाता है, उतने ही समय में ऊपर से नीचे भी आता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का u साइन थीटा अपॉन जी, यहां से यहां तक का u साइन थीटा अपॉन जी, टोटल कितना लगा भैया, u साइन थीटा अपॉन जी प्लस u साइन थीटा अपॉन जी, कितना हुआ 2u साइन थीटा अपॉन जी। और इसी को बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा का पूरा उड़ान का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट। आई बात समझ में सबको? तो अब टाइम ऑफ एसेंट क्या है, नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का समय। टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट से जमीन पर वापस आने का समय। और ये दोनों ही समय क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, प्रोजेक्टाइल को छोड़ा, उड़ता हुआ गया, शू उड़ता हुआ जा रहा है और यहां आकर के टकराया। ठीक है ना, तो यहां से लेके यहां तक आने का जो समय है जिसमें वो फ्लाइट में था, उड़ान में था, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कैलकुलेट कैसे करें, बहुत आसानी से। देखो यहां पर मैं पूछूं y कंपोनेंट कितना है, आप कहोगे 0। यहां पर y कंपोनेंट कितना है, 0। कोऑर्डिनेट जो है y का वो 0 है। तो अगर आप नोटिस करो पूरे मोशन में प्रोजेक्टाइल के केवल 2 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आती है। एक तो इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा जहां पर ये जमीन पर आके टकराता है। ठीक है, तो बस इसी पॉइंट का हमको इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। आपको याद रखना है, जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ठीक है, और uy की वैल्यू कितनी थी, u साइन थीटा, ay की वैल्यू कितनी थी, माइनस जी, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ
g इंटू टी स्क्वायर, या आप लिख सकते हो हाफ g इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। इस t से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो t की वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा अपॉन g, जो कि बन जाता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरह से हम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्टाइल वो जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा उस हाइट की वैल्यू कितनी है, कितनी मैक्सिमम ऊंचाई पर प्रोजेक्टाइल पहुंच सकता है। तो अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व करो, जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर था तो इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई, ये 0 हो गया था। अब हमें यहां पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को यूज करना है, टाइम का इस्तेमाल नहीं करना है हमने। ठीक है, तो हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों, थर्ड इक्वेशन क्या थी, वो हो जाएगा वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। ठीक है, जब y मैक्सिमम हाइट h के बराबर होगा तब जो आपके पास है वी वाई वो 0 हो जाएगा, और ये जो यू वाई है उसकी वैल्यू तो हमें पता है u साइन थीटा, और जो ए वाई है उसकी वैल्यू माइनस जी ही रहने वाली है। ये वैल्यूज अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो मैं लिख सकता हूं 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस तरह से हमारे पास बन जाता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ थर्ड इक्वेशन लगानी है और सॉल्व कर देना है। आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट का टाइल को यहाँ से चढ़ा, शूं करके ऊपर उड़ता जा रहा, शूं करता हुआ ऐसे आके यहाँ टकराया, तो अगर आप नोटिस करो इसने यहां से लेके यहां तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला है ना, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अपने मोशन के दौरान, अपनी फ्लाइट के दौरान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है एक प्रोजेक्टाइल, उसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर। अब इसका फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। देखिए अब अच्छी बात क्या है, जो एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब ये बनता है कि जो एक्स एक्सिस का मोशन है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती मोशन बिकम्स यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन की अच्छी बात क्या है, अगर मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर, बताओ 3 घंटे में आप कितनी दूरी कवर करेंगे। आप तुरंत दिमाग लगाएंगे, सोचते रहेंगे, फिर आप कहेंगे 30 किलोमीटर। मैं पूछूंगा कैसे निकाला, आप कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों भैया, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट ली है आपने कहा 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, दैट इज अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। उस केस में हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमारे केस में यहां पर भी तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो जो डिस्टेंस आर हो जाएगा वो हो जाएगा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा था और टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u sin थीटा अपॉन g। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगा r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। यही बनेगा, जिसको आप लिख सकते हो u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, और ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है बच्चों, इसको हम लिखते हैं साइन 2 थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बन गया हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब बात करते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की। ये बड़े काम की चीज है, ये कई बार क्योंकि आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि भैया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है वो बताओ। अब नोटिस करो,
जो हमने रेंज का फॉर्मूला निकाला वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी ये जो रेंज है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, ये रेंज थीटा पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जरा मुझे सोच करके बताओ कि भैया थीटा की किस वैल्यू पर साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आती है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इज द साइन फंक्शन मैक्सिमम? बताओ तो जरा। आप कहोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, बड़ा आसान है ये तो। जो साइन फंक्शन होता है वो 90 पर मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब आर मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा यानी 2 थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। यस और नो? तो मैं कह सकता हूं आर मैक्स के बराबर कब होगा? 2 थीटा 90 हो जाए, यानी थीटा की वैल्यू 45 हो जाए। यानी रेंज मैक्सिमम तब होती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 हो। ठीक, अभी ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो देखा ना, गोल्ड मेडल भी मिला था हम लोगों को, है ना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब ये जो जैवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, शॉट पुट है, इसमें एथलीट्स फेंकने की जो प्रैक्टिस करते हैं वो यही प्रैक्टिस करते हैं कि बाय डिफॉल्ट उनका जो एंगल बने फेंकते समय वो 45 बने, क्योंकि ऐसा करने पर वो जितनी जान से फेंक रहे हैं उस केस में वो सबसे ज्यादा दूर तभी जाएगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 हो जाए। तो जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 90 डालोगे तो आर मैक्स की वैल्यू बन जाती है u स्क्वायर अपॉन जी। तो रेंज मैक्सिमम कब होती है बताओ? जब थीटा 45 होता है। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या बनता है? u स्क्वायर अपॉन जी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों, सबको यस और नो? आपको अच्छा लगा हो बच्चों, अगर जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, अगर आपको मजा आ रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपना प्यार मुझे कमेंट्स में जरूर देना कि आपको कैसा लग रहा है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स समझ में आ रही है यानी मजा आने लगा है। जरूर से अपना प्यार कमेंट्स में दीजिएगा। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।